आज के सत्र में आप सभी का अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में इतिहास से जो हमें जानकारी मिलती है वो मुख्य रूप से चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका, जो वर्तमान में उपलब्ध तो नहीं है किंतु उसका दृष्टांत बहुत सारे लेखकों ने दिया है। इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त का दरबारी था, दूत था यूनान का। अशोक के स्तंभ और यूनानी स्रोतों से मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता का यह प्रथम अवसर था। इसके पूर्व इतना विशाल साम्राज्य भारतीय क्षेत्र में स्थापित नहीं हुआ था, इसलिए इसे संभालना आवश्यक था। इस कारण एक दृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता थी और ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय अभ्यस्त नहीं थे। इस कारण ऐसी दृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता थी। प्रमुख आधार इस काल के प्रशासन का चाणक्य, जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी प्रख्यात हैं, चंद्रगुप्त के गुरु थे, मित्र भी और प्रधानमंत्री भी। उनके द्वारा सुविचारित व्यवस्था स्थापित की गई थी। प्रत्येक क्षेत्र पे हम अभी चर्चा करेंगे, उससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से सुविचारित ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया गया था। उत्तम व्यवस्था थी, केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। भारतीय क्षेत्र को जहाँ पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया था उसको विखंडन से बचाना था, एक रखना था। यह व्यवस्था ऐसी थी कि 2000 वर्षों तक, बल्कि हम कहें कि अभी तक उनके प्रशासन की छाप देख सकते हैं। कमोबेश अंग्रेजों ने भी चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित व्यवस्था को ही अपनाया था। स्थानीय शासन ग्राम स्तर तक पूरी तरह व्यवस्थित था। यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के नींव में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित या मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है। आइए इसमें देख लेते हैं किस प्रकार की व्यवस्था थी। सबसे ऊपर केंद्र में राजा या सम्राट, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। राजा के विषय में उसकी यह स्पष्ट धारणा थी कि राजा आदर्श राजा के रूप में हो, वह ऊंचे कुल का हो, उसमें दैवी बुद्धि व शक्ति हो, वह वृद्धजनों की बात सुनने वाला हो, साथ ही साथ वह विचारवान हो, उच्च लक्ष्य रक्षा हो, उत्साही हो, सामंतों पर नियंत्रण रखने वाला हो, षड रिपु पर उसका नियंत्रण हो। षड रिपु से अर्थ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनका विजेता हो। इस तरह चाणक्य राजा हेतु उच्च आदर्श रखता है। इस कसौटी में जो खरा उतरे उसे ही राजा होना चाहिए, ऐसी उसकी अपेक्षा थी और इसी में उसने ढालने का प्रयास किया था चंद्रगुप्त को, और बहुत हद तक सफल हुआ था। राजा इस काल का राज्य का प्रमुख होता था। राजा का पद वंशानुगत था। उसकी शक्ति असीमित थी। कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित थी, न्यायपालिका की शक्ति निहित थी, व्यवस्थापिका की शक्ति भी उसमें ही निहित थी। ये तीनों शक्तियाँ उसमें समाहित थीं। वह सेना का प्रधान होता था। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार उसके पास था। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, न्यायाधीश, इन सब की नियुक्तियाँ राजा या सम्राट के द्वारा की जाती थीं। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने का उसको अधिकार था। आय और व्यय का नियंत्रण उसके हाथ था। वह युद्ध का नेतृत्व करता था, सेनापतित्व करता था।
संधि करना अथवा युद्ध करना, इसके निर्णय का अधिकार, अंतिम अधिकार उसके पास था। वह अध्यादेश जारी कर सकता था। मेगास्थनीज लिखता है, राजा दिन भर न्यायालय में श्रम करता है तथा राज्य कार्य में अपने सुखों का त्याग कर देता है। दूत व गुप्तचरों से चंद्रगुप्त नियमित रूप से मिलता था, यह भी उसका कर्तव्य था, उनको सुनना। असीमित अधिकारों से संपन्न होने के बाद भी इस काल के राजा या चंद्रगुप्त निरंकुश नहीं हुआ। उस पर पुरोहित या प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, स्थापित परंपराओं का नियंत्रण होता था। इस समय दैवी अधिकार का सिद्धांत पूरी तरह स्थापित नहीं था। संक्षिप्त में यदि हम राजा के दायित्व या कर्तव्यों को जानना चाहते हैं तो उसे 3 भागों में बांटकर जान सकते हैं। पहला था शासक के रूप में उसका दायित्व, दूसरा था न्याय संबंधी उसके कार्य दायित्व, और तीसरा सैनिक कार्य। 3 भागों में बांटकर उसके कर्तव्य या उसके दायित्वों को समझा जा सकता है। राजा के नीचे, राजा के नियंत्रण में मंत्रिपरिषद गठित होता था। अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र में उसका विवरण हमें प्राप्त होता है कि राजा रूपी रथ एक पहिए से नहीं चल सकता था, अतः दूसरे पहिए यानी मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी उसने योग्यता निर्धारित कर दी थी कि मंत्रिपरिषद में सदस्य कौन होंगे, उनकी क्या योग्यता होगी। उनके लिए जो योग्यता थी वह ये थी, चाणक्य के अनुसार, कि वह वीर हो, बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, स्वामी भक्त हो और उच्च कुल का हो। अन्य प्रभावों से उसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए कि वह राजा के कुल का है या करीबी व्यक्ति है, ये उसकी अनिवार्य शर्तें नहीं थी। योग्यता उनकी अनिवार्य शर्त थी। इनकी संख्या 12 से 20 तक हो सकती थी। वेतन 12,000 पण वार्षिक था। मंत्रिपरिषद का कार्य परामर्श देना था। इस परामर्श को मानने के लिए राजा बाध्य नहीं था। मंत्रिपरिषद के निर्णय गुप्त रखे जाते थे। इसे भूमिष्ठा कहा गया है। भूमि में दबाकर इसको रखा जाए, गुप्त रखा जाए से अर्थ था। कौटिल्य बड़े मंत्रिपरिषद का समर्थन करता है। इसके समर्थन में वह इंद्र सभा, जहाँ पर 1000 ऋषि होते थे, इसका उल्लेख करता है। बहुमत से मंत्रिपरिषद का निर्णय होता था। तीसरा, मंत्रिणा या मंत्रिणः अति विश्वास पात्र, 3 से 4 तक इनकी संख्या होती थी। ये मंत्रिणः या मंत्रणा में शामिल होते थे। कठोर परीक्षा के बाद, कड़ी परीक्षा के बाद इनकी नियुक्ति होती थी, जिसको उपधा परीक्षण कहा जाता था या उपधा शुद्धम भी इसको कहा गया है। अमात्य वर्ग से इनका चयन होता था। ये राजा के दैनिक कार्यों से, रोज की गतिविधियों से सीधे संबद्ध होते थे। मंत्रिणः अधिक सक्रिय सदस्य होते थे। कई अवसरों पर इन्हें तत्काल निर्णय लेना होता था। जब राजा के पास समय कम हो और शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक हो तो मंत्रिणः या मंत्रणा के परामर्श से वह निर्णय ले लेता था। बाद में उसका अनुमोदन मंत्रिपरिषद से कराया जाता था। राजा को निम्न 5 विषयों में ये परामर्श दिया करते थे। मंत्रिणः और मंत्रिपरिषद के सदस्य 5 मुख्य मामले थे जिन पर वो परामर्श दिया करते थे। पहला था विपत्ति काल, आपत्ति काल में। दूसरा, कार्य प्रारंभ करने की योजना या उसके उपाय के संबंध में। तीसरा, कार्यों पर धन व्यय के संबंध में, जन संसाधन किस प्रकार से हो, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से हो, इस पर। चौथा था कार्य हेतु
समय और उसके स्थान के विषय में, और पांचवा देश रक्षा और विदेशों से संबंध के विषय में। ये 5 प्रमुख विषय थे जिन पर मंत्रिपरिषद और मंत्रिणा या मंत्रिणः राजा को परामर्श दिया करते थे। इनके अतिरिक्त भी अन्य विषय हो सकते थे, किंतु ये प्रमुख 5 विषय थे। चौथी बात, विभागों की व्यवस्था सुसंगत व्यवस्था थी, व्यापक, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इन विभागों का गठन किया गया था। ये हम प्रशासन तंत्र कह सकते हैं इन विभागों को। विभागों की संख्या 18 थी। राजा, मंत्रिपरिषद, मंत्रिणः ये नीति निर्धारण का कार्य करते थे, शासन का कार्य करते थे। शासन और प्रशासन में आप अंतर समझते होंगे। शासन का अर्थ जो नीति का निर्धारण करे, तो नीति का निर्धारण राजा, मंत्रिणः और मंत्रिपरिषद के सदस्य मिलकर करते थे, और कार्यान्वयन का कार्य प्रशासन तंत्र के द्वारा होता है। ये आज की स्थिति में भी ऐसी ही स्थिति है। तो नौकरशाही का विभाग था 18। इन्हें तीर्थ कहा गया था। तीर्थ शब्द को लेकर 2 धारणाएं हमको मिलती हैं। एक, विभागों को तीर्थ कहा गया जिनकी संख्या 18 थी। कुछ स्थानों पर विभाग के अध्यक्षों को तीर्थ कहा गया, विभागाध्यक्षों को तीर्थ कहा गया जिनकी संख्या 18 बताई गई। तो 18 विभाग थे। इन विभागों की चर्चा कर लेते हैं। जो 18 विभाग थे, इनके प्रधान प्रथम श्रेणी के अधिकारी माने जाते थे। वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से है, प्रथम श्रेणी के अधिकारी जिनमें IAS श्रेणी के अधिकारी माने जाते हैं, उस प्रकार से प्रथम श्रेणी के अधिकारी की परिकल्पना उस समय ईसा से 300 वर्ष पूर्व कर लिया गया था। ये 18 विभाग इस प्रकार से थे। पहला, मंत्री या पुरोहित जो राजा को सलाह देते थे। दूसरा, सेनापति जो सैन्य कार्य करते थे। तीसरा, युवराज, प्रधान राजकुमार या जो राजा की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी होगा उसे युवराज कहा जाता था। ये राजा की मदद किया करता था। चौथा, दौवारिक, द्वार की रक्षा का दायित्व, महल या दरबार के द्वार की रक्षा का दायित्व जिसके ऊपर था वो दौवारिक कहलाता था। अंतर्विशक, अंतःपुर, रनिवास या राजा का जो महल था, रानियां जहाँ रहती थीं, उसकी व्यवस्था का दायित्व इसका था। प्रशास्त्री, प्रशास्त्री से अर्थ पुलिस विभाग के प्रमुख से था। समाहर्ता, कर संग्रहकर्ताओं में प्रमुख समाहर्ता कहलाता था। सन्निधाता, राजकोष और उसके आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला। प्रदेष्टा, यह मुख्य न्यायाधीश था। नैतिक अपराधों के मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। 10वां था नायक या नगर पुलिस का प्रधान नायक कहलाता था। पौर, राजधानी का प्रशासक पौर कहा गया था। व्यवहारिक, ये मुख्य न्यायाधीश को कहा गया था। कर्मांतिक, कारखाने और उद्योग संबंधी अधिकारी कर्मांतिक। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष एक होता था जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था देखता था। दंडपाल, प्रधान पुलिस अधिकारी को कहा गया था। दुर्गपाल, किले के अधिकारी को, प्रमुख अधिकारी को। अंतपाल, नाम से ही स्पष्ट है, सीमा क्षेत्र का रक्षक अधिकारी। और 18वां आटविक से अर्थ है वन प्रधान अधिकारी को कहा गया। इस प्रकार 18 तीर्थ या विभाग और उसके 18 अध्यक्ष या अध्यक्षों के प्रमुख के नाम ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी कहलाते थे। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, इन्हें अध्यक्ष कहा गया। स्ट्रेबो इनको मजिस्ट्रेट कहता है। तो स्वाभाविक है मजिस्ट्रेट तो यहाँ कहा नहीं जाएगा, यहाँ का शब्द नहीं है, तो अध्यक्ष इनको कहा गया। द्वितीय श्रेणी के ये अधिकारी थे। इनका कार्य भी बहुत व्यापक था। प्रथम श्रेणियों के अधिकारियों के नीचे ये कार्य करते थे।
इनके कार्य विधिवत बटे हुए थे। हम उस पर चर्चा करेंगे, आपको स्पष्ट होगा। पहला था कोष। राजकोष या कोष एक तो केंद्र में राज्य के और अन्य सभी स्थलों पे कोष देखने वाला अधिकारी था। दूसरा आकर। आकर कहा गया था खान, खनिज से संबंधित क्षेत्र का देखने वाला एक अधिकारी और छोटा विभाग होता था। तीसरा लौह, लोहे की खुदाई और उसके देखभाल, उसकी व्यवस्था हेतु। चौथा लक्षण। लक्षण कहा जाता था सिक्के की ढलाई का कार्य जहाँ पर हो उसकी व्यवस्था देखने वाला। लवण। लवण कहा गया नमक को, नमक का उत्पादन और उसकी व्यवस्था देखने वाला अधिकारी। छठा स्वर्ण कोष्ठागार, स्वर्ण भंडार जहाँ पर हो उसकी व्यवस्था देखने वाला। सातवां पण्य या राजकीय व्यापार जिसके अधीन हो वह पण्य कहलाता था। आठवां था कुप्य। कुप्य कहा गया था वन क्षेत्र, वन विभाग के कार्य को। आयुधागार, शस्त्र जहाँ पर निर्मित होते हों, रखे जाते हों। पौंतव, नाप तौल के विभाग को, उसके अधिकारी को कहा गया। मान, नाप तौल के कार्य को देखने वाला। 12वां था शुल्क या चुंगी का अधिकारी। 13वां सूत्र, कताई बुनाई संबंधी कार्य। 14वां था शीता। शीता कहा गया था शासकीय कृषि भूमि की व्यवस्था का ये विभाग था। 15वां सुरा। सुरा कहा गया शराब या मद्य, उसके उत्पादन, उसके विक्रय, उसके संबंध में नियम कायदे देखने वाला अधिकारी। 16वां था सून। सून या सूना कई जगह नाम मिलता है, कसाई खाना, इसके लिए जो अधिकारी होता था। 17वां था मुद्रा। मुद्रा से अर्थ पासपोर्ट, जिसको लेकर आवागमन का कार्य होता था, ये मुद्रा कहलाता था। 18वां था विवीत। विवीत कहा गया था चरागाह के कार्य देखने वाले जो अधिकारी होते थे। 19वां था द्यूत, जुआ खेलना जिसको कहते हैं, उसके लिए भी विधिवत नियम और विभाग था। 20वां था बंधनागार, जेल को कहा गया था। गौ, पशुओं की व्यवस्था, गाय की व्यवस्था। 22वां नौ या नौका, जल मार्ग नौका जो चलते थे उसकी व्यवस्था को देखने वाला। 23वां था पत्तन, बंदरगाह की व्यवस्था देखने वाला अधिकारी। 24वां था गणिका। गणिका कहा गया नगर वधु या वेश्याओं को, उनके संबंध में भी नियम थे, उनकी व्यवस्था देखने वाला भी अधिकारी था। 25वां था सेना का विभाग, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम और आगे करेंगे। 26वां था संस्था। संस्था कहा गया था व्यापार, इसके संबंध में जो अधिकारी था वो व्यापार पर नियंत्रण करता था। और 27वां था देवता, कहा गया मंदिर के संबंध में जो व्यवस्था या विभाग था। इस प्रकार से जितने भी प्रमुख कार्य थे उन सभी के लिए अधिकारी और छोटा विभाग अलग से नियत कर दिया गया था। सभी अधिकारियों के कार्य निश्चित थे, नियम तयशुदा थे। इनके अधीन युक्त और उपयुक्त भी हुआ करते थे। वर्तमान में युक्त को आयुक्त और उपयुक्त को उपायुक्त के नाम से हम जानते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मौर्य काल से ही हमारे वर्तमान प्रशासन व्यवस्था के नाम और उनके कार्य भी इस रूप में देखे जा सकते हैं। स्मिथ इस व्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित था। उसने लिखा, मौर्य साम्राज्य विस्तृत विभागों, सावधानी से निर्मित, श्रेणीबद्ध तथा सुनिश्चित कर्तव्यों से युक्त अधिकारियों से संगठित था। अगला हिस्सा हम देखेंगे प्रांतीय शासन की क्या स्थिति थी। प्रशासनिक सुविधा हेतु, क्योंकि साम्राज्य बहुत विशाल था, इस कारण से इसे प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रांतों को इस काल में चक्र कहा गया था। प्रांतपति कुमार कहलाते थे। कुछ स्थलों पर इनके लिए आर्यपुत्र
शब्द का प्रयोग भी किया गया था। सामान्य तौर पर ये राज परिवार से संबंधित होते थे, राजकुमार होते थे अथवा राज परिवार से संबंधित होते थे। इनकी सहायता के लिए महामात्य या महामात्र होते थे। अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 6, कुछ स्थलों पर 7 तक मिलती है। पहला राज्य था गृह राज्य। मगध का क्षेत्र राजधानी का क्षेत्र था, पाटलिपुत्र का क्षेत्र था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। स्वयं सम्राट गृह राज्य पर नियंत्रण करता था। दूसरा था उत्तरापथ। पंजाब, कश्मीर, गंधार, सिंध, कंबोज, अफगानिस्तान का क्षेत्र था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। तीसरा राज्य था अवंती या अवंती राष्ट्र। काठियावाड़, गुजरात, मालवा, राजपुताना का क्षेत्र था। उज्जैनी इसकी राजधानी थी। चौथा राज्य कलिंग। आपको स्पष्ट होगा कि अशोक ने यह क्षेत्र जीता था, जिसकी राजधानी तोसाली को बनाया गया था। उड़ीसा और उसके आसपास का क्षेत्र कलिंग कहलाता था। पांचवा राज्य दक्षिणापथ। विंध्य प्रदेश के दक्षिण का जो क्षेत्र था यह दक्षिणापथ कहलाता था और इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। इसके अतिरिक्त 2 अन्य राज्यों का उल्लेख है, किंतु कुछ विद्वान इसको राज्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, किंतु कुछ स्थलों पर इनका विवरण हमें प्राप्त होता है। सौराष्ट्र, जिसकी राजधानी गिरनार थी। चंद्रगुप्त के काल में पुष्यगुप्त और अशोक के काल में तुस्सप प्रांतपति के रूप में थे। 7वां था सेल्यूकस के द्वारा जो 4 प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे। सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद संधि के द्वारा इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। कपिसा इसकी राजधानी थी। कुछ विद्वान इसे उत्तरापथ के अंतर्गत ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार 6 अथवा 7 तक राज्य अशोक के काल तक हुए थे। प्रांतीय क्षेत्र में युक्त, राजुक, प्रादेशिक और पुरुष नाम के अधिकारी भी होते थे, जो राज्य कार्य में मदद किया करते थे प्रांतपतियों की। छठा था स्थानीय शासन। स्थानीय शासन शुरू से अगर देखें केंद्र से, तो केंद्र में राजा, उसके बाद प्रांत और प्रांतों के बाद स्थानीय शासन का क्रम शुरू होता था। मंडल राज्य के नीचे, महामात्य इसके अधिकारी होते थे। फिर इसके बाद जनपद, समाहर्ता इसके अधिकारी होते थे, प्रमुख होते थे। जनपद को आहार और कई स्थलों पर विषय भी कहा गया है। जनपद के नीचे स्थानीय 800 गांवों का समूह होता था। स्थानिक इसका प्रमुख होता था। इसके नीचे 400 गांवों का समूह, जिसको द्रोणमुख कहा गया था। द्रोणमुख से छोटी संस्था थी खरवाटिक। खरवाटिक में 200 गांवों का समूह होता था। खरवाटिक के नीचे संग्रहण, जो 10 गांवों का समूह होता था, और गोप इसका प्रमुख होता था। नवा सबसे छोटी इकाई के रूप में ग्राम, जो वर्तमान में भी है। ग्रामीक इसका निर्वाचित सदस्य होता था। और ग्राम भोजक शासन के द्वारा नियुक्त या राजकीय अधिकारी के रूप में कह सकते हैं, गांव में ग्राम भोजक हुआ करता था। इस प्रकार केंद्र से लेकर नीचे तक 9 स्तर हमको देखने को मिलते हैं। केंद्र के बाद राज्य, फिर मंडल, फिर जनपद, जनपद के पश्चात स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर खरवाटिक, इसके पश्चात संग्रहण और अंत में गांव। इस प्रकार से स्थानीय शासन को व्यवस्थित किया गया था। ग्रामीण शासन, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होती थी। ग्रामीक और ग्राम भोजक इस स्वायत्त व्यवस्था की देखभाल करते थे। ग्रामीण शासन पूरी तरह स्वायत्त था। प्रमुख कार्य थे
सड़क, पुल, तालाब, सफाई की व्यवस्था देखना, न्याय और दंड की व्यवस्था करना, ये ग्राम स्तर के प्रमुख कार्य थे। आय के स्रोत गांव के थे। दंड द्वारा प्राप्त राशि, जुर्माने के द्वारा प्राप्त राशि, स्थानीय कर जो ग्राम स्तर पर लगाए जाते थे, प्रायः पृथक पृथक हुआ करते थे, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कर लगाए जाते थे। राज्य से मिलने वाला अनुदान या सहयोग राशि, ये आय के स्रोत थे। और सड़कों पर, पुलों पर, तालाबों की देखभाल, सफाई आदि पर और अन्य आवश्यकतानुसार कार्य पर इसका व्यय होता था। नगर प्रशासन में पाटलिपुत्र का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है। यहाँ 30 सदस्यों का एक मंडल था या नगर सभा कह सकते हैं। यह 6 समितियों में विभाजित थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। इन समितियों का भी विवरण विस्तार से हमें प्राप्त होता है। पहली समिति थी शिल्प कला समिति। उद्योग धंधे का निरीक्षण, शुद्धता, ये देखना इनका कार्य था। दूसरा था वैदेशिक समिति। विदेशी अगर राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, उनके आवास, औषधि, उनकी आवश्यकताओं की व्यवस्था करना और उन पर नज़र रखना कि कोई गलत गतिविधि में, राज्य विरोधी गतिविधि में संलग्न तो नहीं है। ये पूरा दायित्व वैदेशिक समिति का होता था। तीसरा जनसंख्या समिति। जन्म और मृत्यु का विवरण रखना। किसी का जन्म हुआ, वो रिकॉर्ड में जुड़ जाता था। मृत्यु होने पर भी उनका नाम हटा दिया जाता था। इस पर ध्यान रखना और जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, इसका भी विवरण रखना इनका कार्य था। चौथा था व्यापार समिति। व्यापार का निरीक्षण करना, नाप तौल, सही उपयोग हो रहा है अथवा नहीं, उसका निरीक्षण करना। सामान जो बेचे या खरीदे जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता, मूल्य अधिक तो नहीं है, निर्धारित मूल्य लिया जा रहा है अथवा नहीं, इसका निरीक्षण करना। ये व्यापार समिति का कार्य था। कर समिति जो बिक्री कर, चुंगी कर आदि की देखभाल करना, उसका विवरण करना। और छठवां था कुछ स्थानों पर इसका जो विवरण मिला है वो देवालयों के विषय में है, उसकी देखभाल करना। और उत्पादन और कारखाने की समिति का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इस तरह 6 समितियों का विवरण हमें प्राप्त होता है। नगराध्यक्ष, कई स्थलों पर नगराध्यक्ष कहा गया, कुछ जगह उसे पौर या व्यावहारिक नगर प्रमुख के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्य अधिकारी जिनका उल्लेख नगर प्रशासन से संबंधित हमें प्राप्त होता है वह है नगमक, स्थानिक, गोप आदि अधिकारियों के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है, जो निरीक्षण और नियंत्रण का दायित्व उठाया करते थे। नगर प्रशासन के लिए पूरी प्रणाली कार्य करती थी। कौटिल्य ने इसका विस्तृत विवरण दिया है। 7वां अब देख लेंगे हम न्याय प्रशासन। न्याय के संबंध में किस प्रकार की व्यवस्था मौर्य काल में की गई थी। केंद्र के स्तर पर राजा, उसके साथ न्यायालय होता था, ये सर्वोच्च न्याय की संस्था थी। प्रांतपति या कुमारामात्य प्रांत के स्तर पर, प्रांत के और राजा के बीच पाटलिपुत्र की केंद्रीय न्यायालय भी था। राजा के नीचे और प्रांत के बीच पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय भी था। तो राजा के नीचे हम कह सकते हैं पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय, उससे नीचे प्रांत के स्तर पर कुमारामात्यों द्वारा व्यवस्था की जाती थी। उससे निचले स्तर पर आए तो मंडल, महामात्य, उसके नीचे जनपद के स्तर पर, फिर स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर संग्रहण। प्रत्येक स्तर पर न्याय की व्यवस्था। ग्राम के स्तर पर ग्रामिक और ग्राम सभा के द्वारा न्याय का कार्य संपादित किया जाता था। तो जिस प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई थी, प्रत्येक स्तर पर न्याय की व्यवस्था भी की गई थी। समय समय पर इनमें कुछ परिवर्तन किया गया। अशोक ने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए थे। 2 प्रकार के न्यायालय
ग्राम स्तर व राजा को छोड़कर सभी जगहों पर दो तरह से न्यायालय होते थे। उनके प्रकार हम देख लेते हैं। पहला है धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामलों पर कार्य करते थे या व्यवहारिक मामले कह सकते हैं। ये मामले एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबद्ध होते थे। एक इसमें धर्मस्थ कहलाता था, जो धार्मिक नियमों का जानकार था, और दो अन्य सदस्य होते थे। तीन मिलकर धर्मस्थीय न्यायालय का कार्य देखते थे। तो पहला धर्मस्थ होता था, जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता था, और दो सामान्य मामलों के जानकार, तीन लोग मिलकर धर्मस्थीय न्यायालय, जो दीवानी मामले देखा करते थे। इसमें जो प्रकरण आया करते थे वह इन विषयों से सामान्यतः संबद्ध होते थे। विवाह के विवाद, उत्तराधिकार संबंधी, गृह या घर से संबंधित विवाद, जमीन से संबंधित, खरीदी विक्रय, खेत, ऋण, सिंचाई, पानी के आवाजाही को लेकर, चरागाह, सड़क, मानहानि, हिंसा, पथ या रास्ते को लेकर, धरोहर आदि को लेकर मामले धर्मस्थीय न्यायालय या दीवानी मामले कह सकते हैं समझने के लिए, वो धर्मस्थीय न्यायालय में लाया जाता था। दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। ये फौजदारी मामले कहे जा सकते हैं। व्यक्ति और राज्य के बीच के मामले थे। अध्यक्ष या प्रदेष्टा जो होता था वह इस संबंध में न्याय करता था। उसके साथ कुल मिलाकर तीन क्षेत्र के जानकार होते थे: कृषि, व्यापार और उद्योग। तीन तरह के जानकार लोग होते थे प्रदेष्टा के साथ, या स्वयं प्रदेष्टा इनमें से किसी एक का जानकार होता था और दो सदस्य उनके साथ होते थे। नगर में व्यवहारिक महामात्र, जनपद में राजुक न्याय का कार्य करते थे। अशोक के काल में राजुकों को सारे अधिकार समर्पित कर दिए गए थे। ये कुछ परिवर्तन अशोक ने किया था, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दंड विधान कठोर था चंद्रगुप्त के समय में। अशोक के काल के आते आते इसमें उदारता आई थी। इस पर भी अशोक के काल में हम चर्चा करेंगे। इस समय दंड विधान कठोर था। निर्वासन, देश निकाला, अंगभंग, नाक कान हाथ पैर कटवा देना, 18 प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं, मृत्युदंड भी दिया जाता था, आर्थिक दंड सामान्य मामलों में लिया जाता था। इस कारण से अपराध बहुत कम होते थे। अपराध अन्वेषण के लिए कौटिल्य के अनुसार स्थानीय उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण था। जिस क्षेत्र में कोई अपराध, घटना, दुर्घटना हो रही है, उस क्षेत्र का स्थानीय उत्तरदायित्व उसने निश्चित करवा दिया था। ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो दंड विधान विशेषकर चंद्रगुप्त के काल में बहुत कठोर था। अशोक के काल के आते आते इसमें कुछ उदारता, कुछ छूट देनी शुरू की गई थी। ब्राह्मण दंड से मुक्त थे। ब्राह्मणों से उत्तम चरित्र की अपेक्षा की जाती थी और उन्हें दंड से मुक्त रखा गया था। अगला था राजस्व प्रशासन या राजस्व की कैसी और क्या व्यवस्था थी। भूमि आय का या राजस्व का प्रमुख स्रोत था। राजस्व की दरें 1/4 से लेकर 1/8 तक, उत्पादन का 1/4 हिस्से से लेकर 1/8 हिस्से तक का विवरण प्राप्त होता है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि उत्पादन का 1/6वां हिस्सा राज्य कर के रूप में लिया जाता था। दो प्रकार की भूमि। पहला राजकीय भूमि, इससे प्राप्त कर को सीता कहा जाता था। दूसरे प्रकार की भूमि जो कृषकों के स्वामित्व वाली भूमि थी, इससे प्राप्त होने वाले कर को भाग कहा गया था। तीसरा देखेंगे अन्य कर कौन से थे। फल, फूल और सब्जी पर जो कर
तरकारियों पर, सब्जियों पर, फूल और फल पर जो कर लिया जाता था उसको सेतु कहा गया था। सेतु नामक कर लिया जाता था। वनोपज पर, वनों के उत्पादन पर वन कर, निर्यात करने पर भी कर था जिसको निष्क्राम्य कहा गया। आयात कर जो 20% था प्रवेश्य कहा गया था। चुंगी कर, पुलों पर कर प्राप्त किया जाता था। बिक्री कर लिए जाने का प्रावधान था, इसको भी विभाजित किया गया था। पहला था नाप कर, बेची जाने वाली वस्तुओं पर, इनको नाप कर मीटर से या फिट से जो हम नापते हैं वर्तमान में, उस प्रकार की इकाई गज से नापी जाती थी या अन्य माध्यम उस समय थे। तो नाप कर जो बेची जाए वस्तु उस पर 6.25% कर लिया जाता था। गिन कर जिन वस्तुओं को बेचा जाता है, दर्जन के हिसाब से जो चीज़ें बेची जाती थी या गिन कर जिनको बेचा जाता था उस पर 9.08% का कर था। तौल कर जिन वस्तुओं को बेचा जाता था उन पर 5% कर था। इस प्रकार बिक्री कर को भी निर्धारित करने के 3 तरीके थे। नाप कर बेची जाने वाली वस्तु, गिन कर बेची जाने वाली वस्तु और तौल कर बेची जाने वाली वस्तु, तीनों पर कर की दरें अलग अलग थी। इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में मौर्य प्रशासन के बारे में हम देखते हैं तो सुविचारित निर्णय लिए गए थे, उनका विभाजन बड़ी बारीकी से किया गया था। चौथा, नगरों के लिए कर प्रणाली अलग प्रकार की थी। विशेष प्रकार से कर नगरों के क्षेत्र में लिए जाते थे। नगर के क्षेत्र में जिन वस्तुओं पर या जिन कार्यों पर कर था वो था शराब या मद्य पर, नमक के उत्पादन विक्रय पर, शिल्पकारों पर, कसाईयों पर, व्यवसायियों पर या व्यापारियों पर, द्यूत या जुआ खेलने पर, वेश्याओं पर जिनको नगर वधू कहा जाता था, मंदिरों पर, राजकीय व्यापार पर। कुछ राजकीय व्यापार थे जिन पर राजकीय व्यापार से अर्थ शासकीय व्यापार या राज्य के द्वारा जो व्यापार किया जाता था, कुछ पर उनका एकाधिकार था, जैसे खान या खनिज पर, नमक पर, शराब, हथियार और मुद्रा। इन संबंध में इसके व्यापार या कार्य के विषय में राज्य का एकाधिकार था। नगरों में जो कर प्राप्त होता था उन करों को दुर्ग कहा गया था। सभी कर के अलग अलग प्रकार थे, उनके नाम भी अलग अलग रखे गए थे। नगरों से प्राप्त कर दुर्ग कहलाते थे। इनमें चुंगी, दंड, नागरिक या कारागार, पौतौ, नापतौल, शराब पर, सूना, कसाईयों पर जो काम करते थे उन पर, मुद्रा नगर प्रवेश करने पर, तेल पर जो तेली कहा जाता है, तेल निकालने वाले, यहाँ उसको घानी कहा जाता है, तो तेल का कार्य करने पर भी कर। घृत या घी का जो व्यवसाय करते थे, गोपालक थे, भैंस गाय पाला करते थे, घी का व्यवसाय करते थे, उन पर भी कर। नमक पर, सौवर्णिक सुनारों पर, द्यूत जुआ खेलने पर, वास्तुक संपत्ति बेचने पर, देवता मंदिरों पर, वारिका देय। ये वारिका देय विशेष प्रकार का कर था जो धनिकों पर, उनके पास अधिक धन या अधिक संपत्ति होती थी तो उनसे वारिका देय नाम का कर प्राप्त किया जाता था। ये नगरों की कर व्यवस्था थी। जनपदों में आय का क्षेत्र अलग प्रकार से था। जनपदों के आय या कर से जो आय होती थी उसको राष्ट्र कहा जाता था। नगरों के कर को दुर्ग कहा गया था। राजकीय भूमि पर कर सीता कहा गया। कृषकों की भूमि पर कर भाग कहा गया। सभी करों के और क्षेत्रों के करों का नामकरण भी पृथक पृथक ढंग से किया गया था।
तो जनपदों के आय पर जो कर प्राप्त होता था वह राष्ट्र कहलाता था। भूमि कर मुख्य स्रोत था। भूमि कर को बलि कहा गया था। इसको बलि को भू राजस्व के अतिरिक्त कर के रूप में मान्यता दी जाती है। कुछ विद्वान इसको तीर्थ और देवघरों या मंदिरों से प्राप्त होने वाले कर के रूप में भी उल्लेख करते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वान बलि को भू राजस्व कर के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तनी कर कहा गया था इस क्षेत्र में यातायात कर। सड़कों का निर्माण किया जाता था, यातायात कर उनसे प्राप्त होता था, उसे वर्तनी कहा गया था। वित्तीय कहा गया चरागाह पर। चरागाह का उपयोग करने पर जो कर लिया जाता था वह वित्तीय कहलाता था। वणिक कर व्यापार पर लिया जाने वाला कर। वणिक पथ कर मार्ग में ट्रांसपोर्टिंग का जो काम करते थे उनसे वणिक पथ कर लिया जाता था, व्यापारियों से, ट्रांसपोर्टरों से कहा जा सकता है। इसके अलावा सिंचाई पर अन्य आय के स्रोत थे भेंट, दंड, उपहार आदि से भी राज्य को आय की प्राप्ति होती थी। अब हम देख लेते हैं व्यय की कौन सी मदें थीं। राज परिवार पर, धर्म कार्यों पर, सेना पर, रक्षा संबंधी मामलों पर, वेतन के रूप में जो राजकीय पदाधिकारी कर्मचारी थे, मंत्रीगण थे, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी अधिकारी कर्मचारी से लेकर ग्राम स्तर तक के अधिकारी और कर्मचारी, वेतन भत्ता, शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होता था, वृत्तियां दी जाती थीं, सड़कों पर, दान पर, सिंचाई की व्यवस्था करने पर, भवन निर्माणों पर, चिकित्सा, दूत, गुप्तचर आदि पर व्यय किया जाता था। चिकित्सालयों का निर्माण कराया गया था। पशुओं के लिए अलग और मनुष्यों के लिए अलग चिकित्सा की व्यवस्था थी। इन सब पर राज्य द्वारा व्यय किया जाता था। अगला हम देखेंगे सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया है उसके अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, इसी का उल्लेख हो करता है। हाथियों की संख्या को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ स्थलों पर 9,000 न होकर 36,000 इसका विवरण दिया गया है और रथ सैनिक 24,000 की संख्या हमें प्राप्त होती है। इनकी व्यवस्था 30 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती थी। 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थीं जो पूरा सैन्य प्रशासन संभालती थी। पहली समिति थी पदाति सैनिकों की समिति, उनकी व्यवस्था के लिए ये समिति कार्य देखती थी। दूसरा नौसेना समिति जो जल सेना की व्यवस्था देखती थी। तीसरा अश्वसेना समिति जो अश्वसेना से संबंधित व्यवस्था देखती थी। चौथा रथ सेना समिति, पांचवा गज सेना समिति और छठा यातायात व अन्य प्रबंध को देखने वाली समिति थी जो रसद और अन्य सामग्री मार्ग की व्यवस्था सैनिकों के प्रस्थान के समय की देखभाल करती थी। इन व्यवस्था समितियों का प्रधान बलाध्यक्ष कहलाता था। सेना में पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, हस्ती सैनिक थे, रथ सैनिक थे, नौसेना थी, उसके साथ गुप्तचरों का दल इनके आगे पीछे चलता था, रसद की व्यवस्था, ऊंट, खच्चर, बैल, भैंसे और गाड़ियाँ। इनके अलावा देशिक कहा गया था, जैसे स्काउट की व्यवस्था वर्तमान में उस तरह देशिक सैनिक भी होते थे। इसके अलावा उपचार कर्मी, चिकित्सा देखने वाले सैनिकों की चिकित्सा करने वाला दल भी सेना के साथ चलता था। शस्त्रागार, विशाल कारखाने थे हथियारों के निर्माण के लिए। तलवार, भाले, धनुष बाण, कटार, इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के हथियार, बड़े हथियार थे
जैसे सर्वतोभद्र, जिससे पाषाण वर्षक यंत्र कह सकते हैं, पत्थर बरसाने वाले शत्रु सेना पर, ये सर्वतोभद्र का निर्माण इन कारखानों में होता था। ऊर्ध्व बाहु, बाहु से अर्थ भुजा, ऊर्ध्व बाहु, अर्ध बाहु, जामदग्य, बहुमुख आदि विशेष प्रकार के हथियार भी थे। दुर्गों का चलन या किलों का चलन भी इस समय हो चुका था। 5 प्रकार के दुर्गों का विवरण प्राप्त होता है। जल दुर्ग, जल के भीतर बना हुआ दुर्ग जो जल से सुरक्षित हो। स्थल दुर्ग, किले स्थल में जो बनाए जाते थे। गिरि दुर्ग, जो पहाड़ों और दुर्गम पहाड़ी स्थलों पर बनाए जाते थे। वन दुर्ग, वन के बीच में छुपा हुआ दुर्ग होता था। मरुदुर्ग, मरुस्थल में बनाया जाने वाला दुर्ग था। इस प्रकार 5 प्रकार के दुर्गों की व्यवस्था थी, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इन दुर्गों की उत्तम व्यवस्था होती थी, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सेना के संदर्भ में ये जानकारी मिलती है कि नियमित वेतन उनको प्राप्त होता था। अन्य सुविधाएं आवश्यकतानुसार उन्हें प्राप्त होती थी। उनके चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था थी। अच्छा भोजन और निर्धारित कपड़े और हथियार उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते थे। 10वां, गुप्तचर एवं आरक्षी विभाग। गुप्तचरों का कार्य इस काल में बड़ा महत्वपूर्ण था। अपराधों पर नियंत्रण के लिए, षड्यंत्रों के लिए और विद्रोहों को रोकने के लिए गुप्तचर व्यवस्था का कार्य या दायित्व बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि नया साम्राज्य स्थापित हुआ था। पहले जो अलग राज्यों के रूप में थे उनको संगठित किया गया था। इस कारण से विद्रोहों की आशंका बहुत ज़्यादा थी, इसलिए गुप्तचरों की बहुत अच्छी व्यवस्था चाणक्य के द्वारा कराई गई थी। 2 प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे। एक संस्था, एक स्थान पर रहकर जो गुप्तचरी करें वो कहलाते थे संस्था। दूसरे गुप्तचर दूसरे प्रकार के कहलाते थे संचारा, जो भ्रमण कर या घूमकर गुप्तचरी का कार्य संपादित किया करते थे। इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष दोनों गुप्तचर हुआ करते थे। स्त्रियां दासी के रूप में, भिक्षुणियों के रूप में, शिल्पी के रूप में, वेश्या के रूप में, गणिकाओं के रूप में, नर्तकियों के रूप में और विषकन्याओं के रूप में भी गुप्तचरी का कार्य करती थीं, कार्य संपादित करती थी। पुरुष गुप्तचर छात्रों के रूप में, भिक्षु, साधु, व्यापारी और छद्मवेशधारियों के रूप में गुप्तचरी का कार्य किया करते थे। गुप्तचरों को सम्राट के आँख और कान के रूप में बताया गया है चाणक्य के द्वारा, और इन गुप्तचरों को सम्राट से किसी भी समय मिलने की अनुमति थी। अर्धरात्रि में भी राजा शयन कर रहा हो जब भी राजा को उठाकर उनसे ये मिल सकते थे। यह विशेष अधिकार इनके पास था। यदि अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना हो जो राज्य से संबंधित हो तो उसके लिए किसी भी समय ये इनसे राजा तक, सम्राट तक मिल सकते थे। तो ये बहुत अच्छी गुप्तचर की व्यवस्था, गुप्तचरी की व्यवस्था इस काल में की गई थी। 11वां था लोकोपकारी कार्य विभाग। इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य संपादित किए जाते थे। पहला था इसमें कृषि और सिंचाई के संदर्भ में कार्य। कर की दर 1/6। युद्ध काल में फसलों की रक्षा की व्यवस्था की जाती थी। सिंचाई का प्रबंध होता था। सुदर्शन झील का उल्लेख सौराष्ट्र के क्षेत्र में हमें प्राप्त होता है। तो कृषि और सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था की जाती थी। ध्यान रखा जाता था कि यदि अकाल की स्थिति हो, अतिवृष्टि अनावृष्टि की स्थिति हो तो कृषकों को सहायता दी जाती थी, कर माफ़ किए जाते थे। दूसरा लोकोपकारी कार्यों के अंतर्गत कार्य था सड़क निर्माण और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। व्यापार के लिए मार्ग, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, जन सुविधा
की व्यवस्था की जाती थी। सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए जाते थे। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाई जाती थीं। मील के पत्थर लगाए जाते थे ताकि दूरी का अनुमान हो सके। कुएं और औषधालय भी सड़कों के आसपास ही बनाए जाते थे। इस प्रकार सड़क निर्माण और उसके आसपास की व्यवस्था इस विभाग के द्वारा की जाती थी। तीसरा था शिक्षा, वृत्तियाँ, पुरस्कार, अनुदान आदि भी इस विभाग के द्वारा दिया जाता था। औषधालयों की अच्छी व्यवस्था की जाती थी। इसमें प्रथम भिषक, भिषक चिकित्सक को कहा जाता है। प्रथम भिषक नाम और उसका काम स्पष्ट था। प्रथम भिषक या प्रथम चिकित्सक सामान्य उपचार का कार्य करता था। द्वितीय भिषक या चिकित्सक विष संबंधी चिकित्सा, किसी ने विषपान कर लिया हो या सर्प या अन्य जहरीले जानवरों के द्वारा काट लिया गया हो तो उसके इलाज के लिए द्वितीय भिषक नियुक्त था। तृतीय भिषक जो प्रसूति, महिला चिकित्सा और प्रसूति के संबंध में कार्य देखता था। और चतुर्थ भिषक भी होता था जो शल्य क्रिया का कार्य करता था। ऑपरेशन का कार्य भी इस काल में होता था। इस तरह इस क्षेत्र में भी हमको देखने को मिलता है कि काम पूरी तरह से स्पष्ट थे और विशेषज्ञ चिकित्सक हुआ करते थे। दैवी विपत्ति के समय, महामारी के समय, रोग कोई फैल गया हो उस समय, अग्नि कांड हो गया हो, आग लग गई हो, बाढ़ के समय, अकाल के समय, लोकोपकारी कार्य जो विभाग था, जिनको ये कार्य सौंपा गया था, वो सहायता करते थे। अग्निशमन यंत्र बना लिए गए थे। कहीं पर आग भीषण अग्निकांड हो तो उसके लिए भी व्यवस्था इस विभाग के द्वारा की जाती थी। 12वां था सम्राट अशोक के द्वारा शासन या प्रशासन में क्या परिवर्तन किया गया था, उसकी चर्चा कर लेंगे। पहला था मंत्रिपरिषद और मंत्रियों को स्वतंत्रता देना या उनको अधिकार देना। अपने अधिकारों से या नियंत्रण से सम्राट ने इनको मुक्त कर दिया था। जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद या मंत्रिण के द्वारा लिया जाता था उसको राजा भी स्वीकार कर लिया करता था। अशोक स्वयं भी इनको स्वीकार करता था। जैसे एक निर्णय का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद ने राजकोष से बौद्ध धर्म के लिए खर्च न किया जाए ऐसा निर्णय लिया। यह व्यय स्वयं सम्राट कर रहा था, स्वयं सम्राट अशोक ये व्यय कर रहा था। किंतु जब मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि इसका व्यय राजकोष से व्यय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए न किया जाए तो सम्राट अशोक ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और उसके पश्चात राजकोष से धन लेकर बौद्ध धर्म पर खर्च नहीं किया गया या व्यय नहीं किया गया। इस तरह से मंत्रिपरिषद को विशेष अधिकार दे दिए गए। राजा ने स्वयं उनके निर्णयों पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये अशोक के काल में, सम्राट अशोक के काल में परिवर्तन आया। दूसरा था धर्म महामात्यों की नियुक्ति सम्राट अशोक के द्वारा की गई, कि चंद्रगुप्त के काल में नहीं थे। धार्मिक जीवन की देखभाल करना, जनता धर्म पालन कर रही है अथवा नहीं कर रही है, उनका नैतिक जीवन कैसा है, उसे ऊंचा उठाने का इनका प्रयास होता था। दान, सहायता, जनता की भौतिक और धार्मिक सुख समृद्धि के लिए धर्म महामात्र कार्य किया करते थे। तो पृथक धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक के द्वारा कराई गई। तीसरा, न्याय के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किया गया। निचले स्तर पर न्याय के समस्त अधिकार राजुकों को, राजुक नाम के पदाधिकारी थे, उनको सौंप दिया गया। पहले अलग अलग इसके लिए 2, 3 तक अधिकारी होते थे। वो सारे कार्य राजुकों को सौंप दिए गए। पूर्व में प्रादेशिक, व्यावहारिक और राजुक 3 अधिकारी होते थे। उससे जनता को असुविधा होती थी। उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता था कि किस मामले के लिए किसके पास जाना है, इसलिए उन्हें भटकना पड़ता था। इस कारण राजुकों को ही, राजुक नाम के पदाधिकारी को न्याय के सारे अधिकार दे दिए गए थे। दंड विधान की कठोरता भी इस काल में कम कर दी गई थी।
तो न्याय के क्षेत्र में ये परिवर्तन हुआ था। चौथा था व्युष्ठ नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया। व्युष्ठ नाम का अधिकारी था, इसको जनता के हित में क्षेत्रीय निरीक्षण का कार्य और दौरा करने का कार्य इसको सौंपा गया था। ये लगातार जो क्षेत्र इसको दिया जाता था उसमें जनता की शिकायतें सुनना और उनको दूर कराना, स्वयं दूर करना अथवा जिन अधिकारियों से वह संबंधित हो उनसे निर्णय लेकर यह अधिकारी संपन्न कराया करता था। अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा ये नया अधिकारी नियुक्त किया गया था। पांचवा था बंदियों के विषय में नीति में परिवर्तन किया गया। इसमें पहला निर्णय था वर्ष में एक बार कैदियों को मुक्त किया जाता था, माफी दी जाती थी। संभवतः बुद्ध के जन्म के अवसर पर या स्वयं के जन्म के अवसर पर ऐसा किया जाता था, किंतु वर्ष में एक दिन निश्चित था जब सामान्य अपराधियों को दंड मुक्त या जो लोग बहुत समय से कारागार में थे उनको मुक्त कर दिया जाता था। दूसरा, जिनको मृत्युदंड दिया जाता था, इस काल में अशोक ने उदारता अपनाई थी। इस कारण से कम लोगों को मृत्युदंड मिलता था, लेकिन जो मृत्युदंड प्राप्त कैदी थे, मृत्युदंड के पूर्व उन्हें 3 दिन परिवार के साथ रहने का अवसर प्रदान किया जाता था ताकि वह अपने परिवारीजनों से मिल सके, दान आदि देना चाहें, कोई धार्मिक कृत्य करना चाहें, पूजा करना चाहें तो कर सकें और अपने परिवार की व्यवस्था के संबंध में कोई निर्णय करना चाहें, कार्य करना चाहें तो वो कर सकें। उसके बाद उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। दंड विधान इस काल में, अशोक के काल में कम कठोर हुआ, उदारता अपनाई गई और सामान्य अपराधों के लिए सामान्य आर्थिक दंड दिए गए। अंगभंग या जिससे हिंसा होती हो ऐसे दंड न्यूनतम कर दिए गए। मृत्युदंड नहीं के बराबर या बहुत कम, बड़े ही अपराध हों तभी मृत्युदंड दिया गया, अन्यथा ये लगभग अशोक के काल में बंद हो गया था। तो बंदियों के विषय में अशोक ने नीति में परिवर्तन किया। शासन का विकेंद्रीकरण किया गया। स्पष्ट है, पूर्व चर्चा भी अपन इस पे कर चुके हैं। अशोक ने मंत्रियों को, मंत्रिपरिषद को, राजकों को सारे अधिकार दे दिए। स्थानीय शासन में भी ज़्यादा अधिकार पूर्व की अपेक्षा प्राप्त हुए। प्रदेश के स्तर पर, स्थानीय शासन के स्तर पर ज़्यादा अधिकार हस्तांतरित सम्राट अशोक के द्वारा कर दिया गया। सातवां था उपराजा की व्यवस्था सम्राट अशोक ने की। अपने लघु भ्राता तिस्य को उपराजा घोषित किया। धर्म प्रचार के लिए या जन कल्याण के लिए यात्रा करते समय अशोक लंबे समय तक राजधानी से उसे बाहर जाना होता था। उसकी अनुपस्थिति में राज्य कार्य न रुके, इसलिए उपराजा की व्यवस्था उसके द्वारा की गई। आठवां था लोक कल्याण विभाग, लोकोपकारी कार्य जो कर रहे थे उसका अशोक के काल में विस्तार कर दिया गया। दान का कार्य, धर्म की व्यवस्था का कार्य, धर्मशालाएं बनवाना, बाग लगवाना, औषधालय, पशु और मनुष्य के लिए पृथक पृथक औषधालयों का निर्माण कराया गया। इस प्रकार लोक कल्याणकारी कार्य सम्राट अशोक के काल में अधिक बढ़ गए थे, इसलिए इस विभाग का विस्तार किया गया। अनुसंधान और दौरे की व्यवस्था की गई। प्रत्येक 5 वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करना आवश्यक था प्रत्येक अधिकारी के लिए। व्युष्ठ नाम का अधिकारी नियुक्त किया गया जिसका काम ही दौरा करना था, जनता की शिकायतें सुनना, उनकी शिकायतों को दूर करना। स्वयं भी लगातार सम्राट अशोक पूरे देश का या मुख्य क्षेत्रों का लगातार दौरा किया करता था। तो अनुसंधान और दौरे की व्यवस्था की गई। और 10वां था हिंसात्मक उत्सवों पर प्रतिबंध अशोक ने लगा दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश थे कि अपने क्षेत्रों में वह यह सुनिश्चित करें कि पशु हत्या या अन्य हत्याएं या ऐसे उत्सव जिसमें हिंसा होती थी, पशुओं की, पक्षियों की लड़ाई होती थी, तलवारबाजी हो, जिससे हिंसा होती हो, इस तरह के उत्सवों पर और सामान्य हिंसा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सम्राट अशोक के द्वारा इस तरह का परिवर्तन किया गया था। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं
कि सशक्त केंद्रीय शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसका विवरण दिया गया। दृढ़ गुप्तचर व्यवस्था थी। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, षड्यंत्रों से बचाव के लिए, विद्रोहों से बचाव के लिए सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की गई थी। स्थानीय शासन का स्तर बहुत उच्च था। सम्राट अशोक के काल में सारे अधिकार उस क्षेत्र के उनको सौंप दिए गए थे। न्याय प्रबंध, समुचित न्याय प्रबंध किया गया था। राजा से लेकर गांव तक, अंतिम इकाई तक न्याय की समुचित व्यवस्था की गई थी। सुगठित सैन्य तंत्र था। प्रत्येक कार्य के लिए अधिकारी नियुक्त थे। लोक कल्याणोन्मुखी प्रशासन की व्यवस्था थी। प्रशासन का सीधा लक्ष्य, शासन का सीधा लक्ष्य अधिक से अधिक जनता को सहयोग देना, उनके न केवल भौतिक या आर्थिक स्तर को उच्च उठाना, बल्कि नैतिक और धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन भी राज्य के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। प्रशासन में धार्मिक तत्व सम्मिलित हो गए थे। सम्राट अशोक ने उदारता प्रदर्शित की थी। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के तत्व इस काल में अधिक थे। विभागीय व्यवस्था और कर प्रणाली बहुत ही व्यवस्थित थी। अद्वितीय प्रशासन की स्थिति इस समय थी। इस प्रकार का प्रशासन अन्यत्र देखने को प्राप्त नहीं होता है। स्मिथ इस काल के प्रशासन की व्यवस्था की प्रशंसा में लिखता है, ईसा से 300 वर्ष पूर्व ऐसा प्रशासन व विभागीय व्यवस्था आश्चर्यचकित करने वाला है। यह शासन सुनियोजित था। अनेक विभाग तथा कर्मचारी थे। प्रत्येक का कार्य पूर्णतः स्पष्ट था। यह प्रशासन अकबर के प्रशासन से श्रेष्ठ व सुगठित था। धन्यवाद।